तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफे के सामने एक डीमन गॉड अपीयर हुआ था जो कि खुद को अंडरवर्ल्ड गॉड कह रहा था और वो योंगफे को शुरू में धमकी देता है कि वो शराफत से अपनी बॉडी उसके हवाले कर दे, इस तरह वो हमेशा जिंदा रह पाएगा। मगर योंगफे उसे साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद वो अंडरवर्ल्ड गॉड योंगफे की बॉडी को जबरदस्ती पजेस करने की कोशिश करता है, जिस पर उसे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि योंगफे की बॉडी के अंदर ऑलरेडी यिन यांग बॉल्स मौजूद थी और ऊपर से उस डीमन गॉड को पता चलता है कि ये बंदा तो 10,000 साल से सरवाइव कर रहा है। और फिर वो उसकी बॉडी को जब एक्सप्लोर करना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो गॉड सिमेट्री मौजूद है जो कि डीमंस एंड गॉड्स की टॉम टैबलेट से भरी हुई है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर न जाने कितने ही गॉड्स दफन हैं। और इतने में अचानक उसके सामने कुछ डीमन गॉड्स अपीयर होते हैं और वो उसकी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता उन जिन यांग पिल्स के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। मगर जाते जाते वो बंदा योंगफे को बताता है कि ये सारे गॉड्स फेक हैं। अगले सीन में हमें दोबारा से डानीडोंग विलेज का सीन दिखाया जाता है जहां पर हर चीज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो रही होती है, बिल्कुल पुरसुकून माहौल था और हर शख्स अपने काम में लगा हुआ था। इतने में अचानक कुछ लोग चिल्लाना शुरू करते हैं कि बारोन्स के सोल्जर्स आ रहे हैं। ये सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं कि आखिर बारोन के सोल्जर वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। किसी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते वो सोल्जर वहां मौजूद हर एक शख्स को मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहां भाग रहे होते हैं। मगर बारोन के सोल्जर किसी को भी नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि उनके घरों को भी आग लगा देते हैं, जिसके बाद अब उन लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये देखने के बाद अब उन लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी कि वो लोग अब यहाँ पर सरवाइव कैसे करेंगे, क्योंकि ये सोल्जर्स बहुत सारे हैं और वो लोग बिल्कुल निहत्थे हैं। इतने में हमें उन सोल्जर्स का एक जनरल भी दिखाया जाता है जो कि उन लोगों के साथ आया था। वो सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इन सबको गिरफ्तार कर लो। ये कहने की देर थी कि हम डानीडोंग को देखते हैं, उसे वो ओलीमैन मार मार कर जख्मी कर देता है, मगर उसके बावजूद भी उसका दिल नहीं भरा था। वो दोबारा से उसके ऊपर अपना पैर रखकर खड़ा हो जाता है, जिस पर डानीडोंग की बेटी उसे रोकती और कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। वो मेंगलियार से कहती है कि सिस्टर प्लीज भाग जाओ यहाँ से। ये सुनते ही मेंगलियार वहां से भागने की कोशिश करती है, जिस पर ओलीमैन कहता है कि ओ अच्छा तो ये भागना चाहती है, देखता हूँ कि मुझसे कौन भाग सकता है। हमें दिखाया जाता है कि मेंगलियार सीधा अपने घर की तरफ भाग रही थी, जबकि ओलीमैन अपने साथियों के साथ उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो लड़की अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचती है तो उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर ओलीमैन उस पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम कितनी दूर भाग सकती हो, वैसे भी अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। ऐसा करो तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहने के साथ वो उसकी तरफ जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है तो दूसरी तरफ योंगफे वो उस 5 कलर फॉक्स को पकड़ लेता है, जिस पर डोंग डोंग कहता है कि क्या यही वो 5 कलर फॉक्स है जिसके बारे में बातें मशहूर हैं। ये फॉक्स तो बिल्कुल छोटी है। ये देखकर वो लोग भी काफी सरप्राइज होते हैं कि उस फॉक्स के अंदर ना कोई गॉड पावर है ना कोई एविलनेस है, बल्कि वो नॉर्मल फॉक्सेस की तरह की है। जिस पर योंगफे को लगा कि शायद इस फॉक्स के बारे में भी लोगों ने ऐसे ही फैंटेसी बना रखी होगी, मगर क्योंकि उसे उस फिजिशियन ने कहा था कि उस फॉक्स को लेकर आना है तो वो मेंगलियार का दिया हुआ रुमाल निकालकर उस फॉक्स को बांधता है और फिर उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है। और ऊपर उसे आसमान में अजीब सी बिजली कड़कती हुई नजर आ रही होती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे फौरन से विलेज वापस जाना होगा। ये कहते ही वो उस फॉक्स को लेकर वहां से तेजी से निकल जाता है, जबकि डानीडोंग का सीन देखते ही हमें एक अजीब सा सीन दिखाई देता है। वहां पर ओलीमैन अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और मेंगलियार से कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि तुम एक कल्टीवेटर हो, मैं तुमसे अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे मारना मत। पर यहाँ पर मेंगलियार अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेती है और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसके बाद वो योंगफे का सारा गुस्सा ओलीमैन पर निकालने की कोशिश करती है और उसे जोर से थ्रो करते ही ऊपर एक दीवार पर दे मारती है और फिर उसे दोबारा से योंगफे के और उसके साथ बिताए हुए विजुअल्स नजर आने लगते हैं, जिस पर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है और वो वहां पर पड़े हुए वेपन का इस्तेमाल करते ही ओलीमैन पर
जैसे ही वार करती है तो वो उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती है और एक के बाद एक वेपन उसकी तरफ थ्रो करती जा रही होती है, जिससे ओली मैन वहीं पर ही खत्म हो जाता है। मगर अभी भी उस लड़की का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो अपनी मेमोरीज को याद करने के बाद अब और भी ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी कि उसने अपने दुश्मन के साथ मिलकर न जाने क्या कुछ कर दिया है जो कि उसे कभी भी नहीं करना चाहिए था। जिस शख्स को वो मारना चाहती थी अब वो उसका हस्बैंड बन चुका है और वो दोनों ही अब कपल बन गए हैं। और ये सारा का सारा गुस्सा उसने ओली मैन के ऊपर निकाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही बेदर्दी से मौत हो गई थी। और यहाँ पर मेंग लियार दोबारा से डिसाइड कर लेती है कि वो हर हाल में योंगफे को मार कर रहेगी। और यहाँ पर योंगफे जब वो वापस आ रहा होता है तो डोंग डोंग वो योंगफे से कहता है कि तुमने और मेंग लियार ने सच में ऐसे काम किए हैं कि अब मुझे सोचकर ही शर्म आने लगी है। तो योंगफे कहता है कि अभी अभी तुमने कहा था कि अगर उसकी मेमोरीज वापस आ जाती हैं तो हम लोग दोबारा से एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तो डोंग डोंग कहता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, पर मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं अभी छोटा बच्चा हूँ। यहाँ पर मेंग लियार वो अपने किए पर पछता रही होती है और रोते हुए कहती है ये सब क्या हो गया। मगर फिर वो अपनी हिम्मत जुटाती है और दोबारा से अपने पहले वाले रूप में आ जाती है और अपनी ड्रेस चेंज करने के बाद ऊपर जाकर अपने उसी लोटस प्लेटफॉर्म को समन करती है। तो उसका लोटस प्लेटफॉर्म फौरन से उसके पास आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बारोन की आर्मी वो विलेजर्स को अभी भी तंग कर रही होती है और वो विलेजर्स उनसे रहम की भीख मांग रहे थे। मगर वो जनरल उनसे कहता है कि अगर तुम लोग टैक्सेस पे नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं। वो उन सोल्जर्स को कहता है खत्म कर दो इन्हें। ये सुनते ही वो सोल्जर जैसे ही अपने सामने मौजूद एक विलेजर को मारने की कोशिश करता है तो अचानक से उन्हें वहां पर बहुत सारी सोर्स आती हुई दिखाई देती हैं। ये देखते ही वो सब लोग रुक जाते हैं और देखते हैं कि वो सोर्स तो उन लोगों की तरफ आ रही हैं और देखते ही देखते वो सोर्स उन सोल्जर्स के ऊपर बारिश की तरह बरसना शुरू होती है। तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहता, यहाँ तक कि वो जनरल जो कि अकेला बच गया था वो मेंग लियार को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो उसके भी तोते उड़ जाते हैं और मेंग लियार आते साथ ही अपनी सोट के साथ उसका सर धड़ से अलग कर देती है, जिससे उसका भी काम वहीं तमाम हो जाता है। और इस तरह मेंग लियार ने पलक झपकते ही सारे के सारे सोल्जर्स का काम तमाम कर दिया था। जबकि हम योंगफे को देखते हैं और वो भागते हुए काफी दूर निकल आया था और एक पॉइंट पर जब वो रुक कर ऊपर की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि डैनीडोंग विलेज से धुआं उड़ रहा है, यानी कि वहां पर कुछ गड़बड़ हुई है। और ऊपर से वो फॉक्स उसके हाथ से निकलकर वहां से भाग जाती है, जिस पर योंगफे डोंग डोंग से कहता है कि इसे फिलहाल छोड़ दो, ये हमारे बाद में काम आ जाएगी। सबसे पहले हमें अपने विलेज के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ही वो वहां से निकलकर अपने विलेज पे आ पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। पूरा का पूरा विलेज ही जलकर राख हो गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ किया किसने है। वो वहां मौजूद डेड बॉडीज की तरफ देखता है, उसे लगा कि शायद कोई जिंदा शख्स उसे मिल जाएगा तो वो उससे बात कर पाएगा, मगर उसे कोई भी शख्स जिंदा नजर नहीं आ रहा था। वहां पर सिर्फ और सिर्फ लाशें पड़ी हुई थी और ज्यादातर लाशें सोल्जर्स की थी। ये देखते ही योंगफे डैनी डोंग को आवाज देते हुए कहता है कि तुम सब लोग कहां पर हो। जैसे ही वो मेंग लियार को ढूंढने के लिए अपने घर में आता है तो वो देखता है कि वहां पर भी खून ही खून पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि उसके घर के ऊपर एक लाश लटकी हुई है। वो लाश असल में ओली मैन की थी। ये देखने के बाद डोंग डोंग उससे कहता है कि योंगफे तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं, लगता है मेंग लियार अब बिल्कुल ठीक है। उस डेड बॉडी को देखते ही वो लोग समझ गए थे कि मेंग लियार ने अपनी मेमोरीज को रिकवर कर लिया है, वरना कोई भी नॉर्मल इंसान ओली मैन को इस तरह ऊपर लटका कर नहीं मार सकता। और हमें यहाँ पर एक फिजिशियन को भी दिखाया जाता है। ये वही फिजिशियन था जो कि मेंग लियार का इलाज कर रहा था और इत्तेफाकन इसने छुप कर अपनी जान बचा ली थी। वो योंगफे को देखते ही कहता है कि बच्चे फाइनली तुम आ ही गए, मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा इंतजार किया है। मगर जैसे ही डोंग डोंग उसके पास जाता है तो वो बंदा उस छोटे ड्रैगन को देखकर थोड़ा सा डर जाता है, मगर योंगफे उसे संभालता है और कहता है कि आप ठीक तो हैं और यहाँ पर हुआ क्या है। तो वो फिजिशियन उन लोगों को बताता है कि सारे के सारे लोग माउंटेन की तरफ गए हैं ताकि वो लोग किसी से हेल्प मांग सकें और तुम्हें भी अब मेरे साथ वहीं चलना चाहिए। जिस पर योंगफे उससे कहता है कि प्लीज मुझे बताइए कि यहाँ पर ये सब कुछ किया किसने है। तो वो फिजिशियन उसे बताता है कि ये सारा किया कराया उस ओली मैन का है, वो अपने अंकल के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहा था।
उन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को भेजा था जिन्होंने यहाँ हर एक चीज को जलाकर राख कर दिया है और ये सारी की सारी तबाही बस अब से कुछ घंटे पहले ही हुई है। योंगफै उसके साथ चलता जा रहा होता है मगर अचानक से उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि आज से कुछ दिन पहले ये विलेज बिल्कुल शांत था और यहाँ पर हर एक चीज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही थी। लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रहे थे और हर जगह बच्चे खेलते हुए नजर आते थे। यहाँ तक कि वो लोग योंगफै और उसकी बीवी से इतने खुश थे कि वो लोग उनके लिए खाना पीना भी देते थे और उन्हें काम काज के लिए अच्छी अच्छी एडवाइस भी दिया करते थे। और योंगफै देखता है वो हंसता बसता विलेज अचानक से अब राख का ढेर नजर आ रहा है। अब ना वहां पर कोई खेलते हुए बच्चे हैं ना काम करते हुए लोग, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। और योंगफै को अब थोड़ा सा बुरा फील होने लगा था। वो कहता है कि जब से हम लोगों ने अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट की है तब से हम नॉर्मल लोगों से दूर रह रहे थे, मगर बदकिस्मती से हमारी याददाश्त जाने की वजह से हम लोग दोबारा से नॉर्मल लोगों के बीच में आ गए और हमारी कल्टीवेशन की वजह से ही इन लोगों को इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ गया। मैं और मैंगलियार दोनों यहाँ पर एक साथ आए थे। हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ कुछ दिन ही गुजारे हैं और कुछ दिनों के अंदर ही हमने विलेज का ये हाल कर दिया है। इस विलेज की लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मैं यहाँ पर मैंगलियर के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ, पर मुझे अपने पाथ ऑफ कल्टीवेशन को फॉलो करना है और मुझे यहाँ रुकना नहीं है। सफर अभी भी बहुत ज्यादा लंबा है, इसीलिए मैं यहाँ इन लोगों के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मगर दूसरी तरफ वो फिजिशियन उससे कह रहा होता है कि तुम्हें इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने की कोई जरूरत नहीं, ये सब कुछ ओली मैन ने किया है, इसीलिए इसके लिए खुद को दोष मत दो। चलो तुम मेरे साथ आ जाओ। यहाँ पर सारे लोग इस माउंटेन के अंदर एक गुफा के अंदर छुपे हुए हैं। ये सुनते ही योंगफै एक बोतल बाहर निकालता है और कहता है कि इसके अंदर जितनी पिल्स हैं ये उन लोगों को जाकर दे दो, इसके जरिए वो लोग अपनी इंजरीज को जल्दी हील कर पाएंगे। और आपने इतने दिनों तक मेरा ख्याल रखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर वो फिजिशियन कहता है कि तुम अब कहाँ जाने वाले हो, तो योंगफै कहता है कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों की लाइफ में पीस मेंटेन करूंगा और मैं आज वो वादा पूरा करने जा रहा हूं और आज मैं आप लोगों को वो सारी खुशियां वापस करूंगा जो कि आप लोग डिजर्व करते हैं। ये कहने के साथ वो वहां से चला जाता है और अगले सीन में हमें दोबारा से रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग अभी भी योंगफै के बारे में बातें कर रहे होते हैं और एक बंदा कह रहा होता है कि इस दुनिया के जितने भी हीरोज हैं वो बहते हुए पानी की तरह है, हमेशा से ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह जाते हैं। जरा उस योंगफै के बारे में ही सोच कर देखो, वो पहले यहाँ पर कितना फेमस हुआ करता था। वो अकेला ही ऐसा वॉरियर था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था, मगर अब वो कहाँ है। सुना है उसने 8 फीयरलेस मास्टर्स को एक साथ ही मारा था, पर फिलहाल तो डू हाउ उसे ढूंढता फिर रहा है और शायद वो डू हाउ से डर कर कहीं छुप गया है। और एक लड़की भी कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद वो लड़का कहीं किसी गुफा में जाकर छुपा होगा। मगर तुम्हें जरा संभल कर बात करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़का अचानक से यहाँ पर आ जाए और आते साथ ही तुम्हारा मुंह तोड़ दे। ये सुनकर वो बंदा फिर इस तरह रिएक्ट करता है कि जैसे वहां पर योंगफै मौजूद है और वो उससे कहता है कि ब्रदर योंगफै मुझे माफ कर दो, मैं तो एक विलन हूँ। उसकी इस अदाकारी पर सारी लड़कियां हंस रही होती हैं और हम दोबारा से कैली को देखते हैं। वो ये सारी बातें सुन रहा होता है कि लोग अब योंगफै के बारे में इस तरह मजाक की बातें करने लगे हैं, जबकि किंग ओलिवर भी आता है और वो कहता है कि उस लड़के को गायब हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और अभी तक वो वापस नहीं आया है। ईस्टर्न रॉयल फैमिली उसे चैलेंज करने के लिए डू हाउ को भेज रही है और सुना है कि डू हाउ उसे बहुत लंबे टाइम से ढूंढ रहा है ताकि योंगफै उसके सामने आए और वो उसके साथ बैटल लड़ सके। अगर योंगफै जल्दी बाहर ना आया तो लगता है शायद उसकी जितनी भी रेपुटेशन है वो सारी खत्म हो जाएगी। ये कहने की देर थी कि अचानक से योंगफै उनके पीछे आ पहुंचता है, जिस पर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये अचानक से कैसे आ गया। मगर योंगफै कहता है बिल्कुल खामोश, हम लोग बहुत लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं। मगर वो कैली से और किंग ओलिवर से कहता है कि मुझे आप लोगों से पहले कोई जरूरी बात करनी है। जबकि डानीडोंग विलेज के वो जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे एक गुफा के अंदर छुपे हुए होते हैं और अपने विलेज के जितने भी नोबेल मैन होते हैं उनके बारे में कहते हैं कि
लगता है हम सारे के सारे लोग उनके भरोसे नहीं रह सकते। हम शायद इस विलेज से कहीं नहीं जा सकते। हमें हर चीज पर टैक्स देना पड़ता है, चाहे हम लोग हंटिंग करें या फिर फिशिंग। यहाँ तक कि हमें अपनी पॉपुलेशन के लिए भी एक टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते। वो सारे के सारे लोग डेविल्स हैं। वो हमारे खून का एक आखिरी कतरा तक निचोड़ना चाहते हैं। उन लोगों ने हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा है। हम लोग तो यहाँ पर भूख से ही मर जाएंगे। और वहाँ मौजूद एक ओल्ड मैन कहता है, लगता है अब हमें यह जगह छोड़कर कोई दूसरी जगह देखनी होगी जहाँ पर हम एक अच्छी जिंदगी जी सके। हमें कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। यहाँ पर जिस तरह की लाइफ हम गुजार रहे हैं, बाहर शायद इससे अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। आखिर कब तक हम लोग ये जुल्म ऐसे ही सहते रहेंगे? वो लोग अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं, इतने में अचानक वहां पर किसी की एंट्री होती है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि लगता है वो लोग यहाँ पर आ गए हैं। और उन्हें दिखाई देता है कि वहां पर वाकई में रॉयल पैलेस से कुछ सोल्जर्स आए हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद ये सारे लोग बारोन ने भेजे हैं, इसीलिए वो लोग उनसे लड़ने के लिए अपने हथियार उठा लेते हैं। और डानी डोंग कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मरना है तो फिर लड़कर ही मरना है। ये कहने के साथ वो सारे के सारे लोग आगे आ जाते हैं, मगर उनके सामने मौजूद जो बंदा होता है वो डानी डोंग से कहता है कि मिस्टर डानी डोंग। ये कहते ही वो अपना हाथ ऊपर करता है तो दो सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं। उनके पास कुछ बॉक्सेस होते हैं और सामने खड़ा वो बंदा डानी डोंग से कहता है कि हमें सारी बातें पता चल चुकी है। बारोन ने यहाँ मौजूद हर बंदे को, यहाँ तक के लड़कियों तक को भी तंग कर रखा है, मगर हम लोगों ने किंग ओलिवर के ऑर्डर पर उसे खत्म कर दिया है। और आप लोगों ने जिन दो कपल्स की मदद की थी वो हमारे किंग ओलिवर के ऑनरेबल गेस्ट हैं। और उन लोगों की रिक्वेस्ट पर आप लोगों की अचीवमेंट को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। और किंग ओलिवर के ऑर्डर पर हम लोग यहाँ पर आपको ये एक छोटा सा गिफ्ट देने के लिए आए हैं। आज से आप बारोन की पोजीशन ले रहे हैं। आज से आप एक न्यू बारोन होंगे। अगले सीन में हमें दोबारा से योंगफाई और कैले को दिखाया जाता है। वो लोग अपने ड्रैगन के साथ उड़ते हुए कहीं जा रहे होते हैं और योंगफाई कहता है कि किसी ने बिल्कुल सही कहा है, हेवन सबसे ज्यादा ताकतवर है और हमारे अच्छे काम वो हमारा रिवर्ड्स हैं। जब हम लोग ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं तो हमारे वर्ड्स वो किसी की भी लाइफ एंड डेथ को डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि हम लोग जब ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं तो हम अपने आसपास की सिचुएशंस को बदल सकते हैं। अगर वाकई में ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये है कि हम लोग अपनी ताकत के दम पर अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। और अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो मैं अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता हूँ। मगर कैली उससे कहता है कि ब्रदर तुम ऑलरेडी इस डेस्टिनी का फायदा उठा रहे हो। जिस पर योंगफे कहता है कि हाँ मुझे इससे फायदा तो हो रहा है, मगर मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि जिससे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मगर केली उसे समझाता है कि तुम कुछ ज्यादा सोचने लगे हो। इतना ज्यादा सोचना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें सबसे पहले अपने फायदे के बारे में ही सोचना चाहिए। जिस पर योंगफे उसे बताता है कि जब से मैं गायब हुआ हूँ उसके बाद से दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। जिस पर केली कहता है क्या कहना चाहते हो तुम? वैसे भी ये सब कुछ इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, मगर मैं बता दूं कि डूहाउ ने ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा एम्परर एरेना सेटअप कर दिया है। उसने पहले ही एक सेट को पूरे के पूरे मास्टर्स और डिसाइपल्स के साथ 10 दिनों के अंदर खत्म कर दिया है। और ऊपर से 9 फैमिलीज और जितने भी कल्टीवेशन वॉरियर्स थे उन सबको डूहाउ ने अकेले ही निपटा दिया है। तो योंगफे कहता है इन सब का मेरे साथ क्या लेना देना है? इस दुनिया में न जाने कितने ही सेक्ट और कितनी ही फैमिलीज ऐसी हैं जो कि जिंदा रहने के भी लायक नहीं है, खास तौर पर लिंक फैमिली। आखिर डू फैमिली को ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो उन सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो मैं उन सेक्ट्स को बचाने के लिए वहां पर आऊंगा? तो केले कहता है कि ऐसा नहीं है, मगर तुम्हें अब फिक्र करने की जरूरत है क्योंकि जो उनका अगला टारगेट है वो तुम्हारे साथ रिलेटेड है। जिस पर योंगफे हैरान होकर कहता है क्या कहा तुमने? तो केली उसे बताता है तुम्हारी दोस्त लोंग जी। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से उसी 5 कलर फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि घूमते फिरते अचानक से डानी डोंग विलेज में मैंगलियर के कमरे की तरफ आ जाती है। और जैसे ही वो उस रूम के अंदर आती है तो मैंगलियर उस फॉक्स को उठा लेती है और वो अभी भी योंगफे के बारे में ही सोच रही होती है। मगर इतने में अचानक उसे उस फॉक्स के गले में अपना ही रुमाल नजर आता है, जिस पर वो काफी सरप्राइज होती है।
और यहाँ पे हमें डू हाओ को दिखाया जाता है जो कि लोंग जी के फादर के पैलेस के पास आ पहुंचा होता है और वो देखता है कि उन लोगों ने पैलेस के चारों तरफ एक बैरियर बनाया हुआ है और नीचे लोंग जी का फादर मौजूद था। वो जब ऊपर डू हाओ को देखता है तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे अभी भी जिंदा हूँ, आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, इन लोगों ने एक बच्चे को मुझसे लड़ने के लिए भेजा है। ये कहने के बाद वो फौरन से अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर हमें दिखाया जाता है लोंग जी वो एक ब्रश के साथ कुछ पेंट कर रही होती है। उसका फादर उससे आकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास ट्रू मार्शल आर्ट्स है और तुमने मार्शल आर्ट की दुनिया में अपना नाम कमाया है। जिस पर लोंग जी कहती है कि फादर फिलहाल तो मैंने मार्शल आर्ट दुनिया से अपना राब्ता बिल्कुल अलग कर लिया है, अब मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने अपने मार्शल आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया है, मगर उसके बावजूद भी मैं अब उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि डू हाओ वो मेरे मुकाबले में काफी ज्यादा ताकतवर है और मैं अकेले उसे मैच भी नहीं कर पाऊंगी। जिस पर उसका फादर कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा फादर यहाँ पे हूँ ना, और ऊपर से तुम्हारा ग्रैंडपा भी तो यहीं पर है। मगर लोंग जी कहती है मुझे उस पे पूरा भरोसा है, वो जरूर आएगा। जिस पर उसका फादर कहता है आखिर वो बंदा है कौन। तो लोंग जी फौरन से अपना ब्रश नीचे रख देती है और हमें उसकी पेंटिंग दिखाई जाती है। उसने असल में योंगफे की ही पेंटिंग बनाई होती है और वो अपने फादर को बताती है कि वो बहुत बदमाश है। उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है जब वो अपने पैलेस जा रही थी तो योंगफे ने उसे पीछे से कहा था कि तुम्हें जब भी मेरी मदद चाहिए हो तुम बस मेरा नाम पुकार लेना, मैं चाहे तुमसे हजारों मील दूर होऊंगा तो भी मैं हर हाल में तुम तक पहुंच जाऊंगा। इतना कहने के बाद अचानक उन्हें एक जोरदार धमाके की आवाज आती है जिसकी वजह से वो लोग भागते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं और बाहर डू फैमिली के लोग उनसे कहते हैं कि लगता है कि लोंग फैमिली के हेड को ये बात अब दोबारा याद दिलानी पड़ेगी कि उनकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ डू हाओ कह रहा होता है कि योंगफे तुम्हारी इस लड़की के साथ काफी अच्छी दोस्ती है ना, चलो देखते हैं क्या तुम इसे बचाते हो या नहीं। ये कहने के साथ वो अपने सोल्जर से कहता है कि डिस्ट्रॉय कर दो इन्हें। ये कहने की देर थी कि वो सारे के सारे लोग हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड टेक्निक को यूज करते हैं जिसके साथ वो लोग जायंट गोल्डन हैंड्स रिलीज करते हैं। ये देखते ही लोंग जी का फादर वो फौरन से अपनी पावरफुल एनर्जी के जरिए उस बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है ताकि वो उन अटैक्स को होल्ड कर सके और इसमें लोंग जी भी उसकी मदद करती है और वो अपने ब्रश के साथ यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल साइंस क्रिएट करती है और उन स्पिरिचुअल साइंस के जरिए वो उस बैरियर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो हैंड्स इतने ताकतवर होते हैं कि उस बैरियर को तोड़ देते हैं और उस धमाके की वजह से लोंग जी का फादर और लोंग जी खुद दोनों ही वापस से वहां से अंदर उस पैलेस में आ गिरते हैं। इस धमाके की वजह से उन लोगों को काफी इंजरीज भी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और एक हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड जैसे ही उन लोगों की तरफ आ रहा होता है तो उन्हें लगा कि शायद अब वो मरने वाले हैं, मगर अचानक से एक रेड हैंड आता है और वो उस गोल्डन हैंड से आकर टकराकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हमें वहां पर एक स्पीयर आते हुए दिखाई देता है जो कि एक ड्रैगन को जाकर हिट करता है तो वो ड्रैगन वहीं खत्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जैसे एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो स्पीयर उनकी बॉडी के आर पार निकल जाता है जिससे वो दोनों के दोनों वहीं खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पर ये सब कुछ रुकता नहीं है बल्कि हमें दिखाया जाता है कि योंगफे वो उस स्पीयर को अपने किक के जरिए बहुत ही तेजी से डू हाओ की तरफ थ्रो करता है तो ये देखकर डू हाओ फौरन से अपने सामने एक पावरफुल शील्ड बनाकर उस स्पीयर को रोकता है और उसे वापस पीछे धकेल देता है तो वो स्पीयर योंगफे के हाथ में आ जाता है। योंगफे यहाँ पर अपने उस ड्रैगन के ऊपर खड़ा हुआ था जिसे देखकर डू हाओ बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि फाइनली योंगफे उससे लड़ने के लिए आ ही गया। वो हंसते हुए कहता है कि अब तुम्हारे मरने का दिन आ गया है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।